Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some questions on functions and we will complete exercise 2.3 which is based upon function, that is domain and range. तो बेटा आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। याद करिए बेटा, सारी की सारी जो रिलेशन है ना वो फंक्शन नहीं होती है, याद आया आपको, लेकिन सारे फंक्शन है ना वो रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन फंक्शन होने के लिए कंडीशन थी ना, याद करो, हर जो एलिमेंट है पहले सेट में उसका दूसरे सेट के साथ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। भाई अगर फंक्शन है तो बताना है कि वो फंक्शन क्यों है। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। और अगर ये पता लग गया कि ये फंक्शन है तो डोमेन तो क्या होता है, पहला कंपोनेंट, और रेंज क्या होता है, दूसरा कंपोनेंट। चलो फर्स्ट को देखते हैं जरा। 3 पार्ट्स है बेटा इस क्वेश्चन के, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है। चलो इसको इस वे से करते हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जरा देखिए सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। ये क्या करे, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। आप इस वे से समझिए बेटा कि ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। आप याद करो, कोई 2 सेट होते थे, एक पहला सेट होता था, एक दूसरा सेट होता था। तो कोई भी रिलेशन बनेगी या कोई फंक्शन बनेगा तो पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के साथ ही तो बनेगा। चलो तो हम एक बार इसको है ना, एक बार एरो डायग्राम से आपको समझा देते हैं। मान लेता हूं मैं, मेरे पास यहां पे जो पहला सेट है उसको ए नाम दे दिया, दूसरे सेट को मैंने बी नाम दे दिया। अच्छा अब पहले सेट में बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। भाई फर्स्ट कंपोनेंट वाले ही तो होते हैं। तो जरा देखो फर्स्ट कंपोनेंट के क्या क्या हैं। ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, फिर उसके बाद क्या है 14 है, और उसके बाद क्या है 14 के बाद 17 है। चलो जी, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। और दूसरा सेट है उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा 2 भी 1 से बिलोंग कर रहा है, 5 भी 1 से, 8 भी 1 से, 11 भी 1 से, 14 भी 1 से, और आपका 17 भी 1 से। अब याद करो बेटा डेफिनेशन फंक्शन की क्या होती थी, क्या डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या ये फंक्शन है। जरा समझो, बहुत आसान है बेटा। वो डेफिनेशन कहती थी कि ये जो पहला सेट है ना इसकी जो रिलेशन बनेगी दूसरे सेट के साथ, इसके ईच एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। दूसरे सेट के साथ यूनिक इमेज होनी चाहिए ईच एलिमेंट की। तो देखो बेटा 2 की भी 1 इमेज है, बिल्कुल यूनिक है, एक इमेज है और इमेज है भी। देखो 5 की भी यूनिक इमेज है, यूनिक का मतलब एक इमेज, ऐसा नहीं हो कि 2 हो जाए। 8 की भी 1 है मतलब यूनिक इमेज है, 11 की भी यूनिक इमेज है, 14 भी एक से बिलोंग कर रहा है, 17 भी एक से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन फॉलो कर ली। ना तो यहां पे कोई एलिमेंट लेफ्ट है और ना ही एक एलिमेंट 2 से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है। अच्छा आप दूसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है डोमेन भी बताइए अगर फंक्शन है तो, और रेंज भी बताइए। तो बताइए डोमेन क्या हो गया इसका। देखो बेटा डोमेन होता है जो आपके पास फर्स्ट जो कंपोनेंट है, तो क्या हो गया इनपुट वैल्यूज। ये देखो ए सेट पूरा डोमेन ही होता है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 5 8 11 14 और 17। अगर कोई आपके पास फंक्शन है तो उसका जो बेटा पहला जो सेट होगा ना वो हमेशा डोमेन होगा। अच्छा रेंज क्या हुई, एक्चुअल वैल्यूज क्या ऑब्टेन हो रही है, 1 हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई इसकी
रेंज होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसको भी एक बार जरा एरो डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में कह क्या रहा है। देखो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 और उसके बाद 14 लिख सकते हैं आराम से। अच्छा आप देखो बेटा ये किस किस से बिलोंग कर रहा है। देखो दूसरा इसका 2 है वो 1 से, तो 1 है 2 है 3 है फिर 4 है फिर 5 है फिर 6 है फिर 7 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 किस से बिलोंग कर रहा है 1 से, 4 किससे कर रहा है 2 से, 6 की इमेज क्या है 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है, 14 की 7 है। तो आपने क्या देखा, ईच एलिमेंट कवर हो गया, बिल्कुल सही कवर हो रहा है, कोई लेफ्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। और ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी यूनिक 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 है और इसकी भी यूनिक है। इसका मतलब ये फंक्शन है। करेक्ट बात है। तो अगर फंक्शन है तो कह रहा है डोमेन बताइए और रेंज। तो बताइए बेटा, अब आप खुद ही बता देंगे डोमेन क्या हुआ। अरे जो ये इनपुट वैल्यूज हैं बेटा ये क्या है, डोमेन है। या तो यहां समझ लो ये डोमेन है, और इनकी जो एक्चुअल में इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो पहला कंपोनेंट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, डोमेन होगा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा ना कोई भी फंक्शन का वो तुम्हारा क्या होगा, रेंज होगी। तो देखिए डोमेन क्या हो गया, ये सारा डोमेन ही तो हो गया 2 4 6 8 10 12 और 14, ये तो डोमेन हो गया। अच्छा रेंज बताइए, रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई आपकी बेटा सेकंड कंपोनेंट इसका, मतलब जिससे बिलोंग कर रहा है। ये सारी जो इमेजेस है ना ये सारी की सारी क्या होती हैं, रेंज होती है। तो देखो 2 1 से बिलोंग कर रहा है तो 1 2 3 4 5 उसके बाद 6 7। ऐसा नहीं होता कि ये सारी तुम्हारी रेंज है। अगर बाई चांस यहां एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट और होता, 8 होता मान लिया एक्स्ट्रा, और 8 देखो किसी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अब इसकी जब रेंज लिखते ना तो उसमें 8 नहीं आता। कभी आप सोचो कि यहां जो भी आ गया उसी को लिख दो, उसको लिखना है जो किसी की इमेज हो, ठीक है ना। या आप यहां से इसका सेकंड कंपोनेंट लिख दिया करो, दोनों में से एक, तो 8 नहीं आएगा अगर 8 बाई चांस हो भी तो ये तुम्हारी हो गई रेंज। चलो भाई ये डोमेन रेंज की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 3 1 5 2 5। चलो इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं एरो डायग्राम। तो देखो बेटा क्या आएगा, ये मान लेता हूं ए है ये बी है। पहले वाले में देखिए किससे 1 है 2 है, चलो 1 और 2 ले लिया। दूसरे में क्या है जरा देखिए 3 5, 3 और 5 है। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा 1 है वो 3 से बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी है, और उसके बाद क्या करे 2 की इमेज 5 है। अरे तो बेटा आप शायद समझ गए होंगे ये क्वेश्चन तो पहले स्टेप पे ही फिनिश हो गया। कैसे, देखो 1 की 2 इमेज बन रही है बेटा, 1 की 3 भी इमेज है और 1 की 5 भी इमेज है। क्या एक एलिमेंट की 2 इमेज हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो यहां पे बेटा हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा फंक्शन होगा और कब कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होगी, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा और उसकी रेंज क्या होगी। नोट इट डाउन। यस बेटा अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। और आपके पास दो क्वेश्चन है, एक तो कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका कह रहा है डोमेन और रेंज बताइए, और एक कह रहा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं आपको डोमेन के बारे में बता दूं बेटा, डोमेन होता है कि x की क्या क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं जिसके लिए फंक्शन की एक वेल डिफाइंड वैल्यू आए, मतलब रियल वैल्यू आए। अब आप कहोगे सर
एक्स की क्या वैल्यू पुट करें जिससे वेल डिफाइंड आएगी, मतलब वेल डिफाइंड कौन सी है और वेल डिफाइंड नहीं है वो कौन सी है, वो आप एक बार बताइए। तो मैं आपको एक बार बता दूं बेटा, वेल डिफाइंड तो जितनी भी रियल नंबर होते हैं ना, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो सारी की सारी जो वैल्यू होती है ना बेटा, -1, -2, -3, 1, 2, 3 और बीच में सारे फ्रैक्शन की, मतलब रेशनल इरेशनल सारी वेल डिफाइंड वैल्यू है। तो तुम कहोगे सर वो कौन है जो वेल डिफाइंड नहीं है? देखो बेटा, अंडरूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अंडरूट में नेगेटिव आएगा तो आप याद करो 10th में तुमने कहा था कि अगर कभी डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तो तुम कहते थे कि इसके रियल रूट्स नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरी बात, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 बन जाए तो समथिंग अपॉन 0 ये भी नॉट डिफाइंड होता है, मतलब ये भी कोई रियल वैल्यू नहीं है, डिफाइंड नहीं कहेंगे। तीसरा, लॉग में कभी भी 0 आ जाए या लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाए, लॉग में कभी आपने नेगेटिव वैल्यू देखी है? लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी और लॉग के अंदर कभी भी 0 भी नहीं होगा। मतलब लॉग हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है? लॉग पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइन होता है। मतलब लॉग का अगर डोमेन कहूं तो 0 to इन्फिनिटी होगा। 0 ओपन समझ गए ना, 0 शामिल नहीं होगा, 0.1 से लेके आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो 3 बातें विशेष रूप से याद रखना डोमेन में, कि अंडरूट में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अंडरूट में नेगेटिव बन गया तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है और वो एक्स की वैल्यू हम नहीं ले सकते। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तीसरी बात, लॉग 0 नहीं आना चाहिए और लॉग तुम्हारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलो करते हैं। अब देखो बेटा, इसके डोमेन की बात करते हैं। तो इसका जब हम डोमेन निकालेंगे बेटा, तो याद करो ये तो मॉडुलस फंक्शन है, माइनस है, तो इसमें तो ना तो अंडरूट है, ना कोई डिनोमिनेटर टर्म है, ना इसमें कोई लॉगरिथमिक टर्म है, तो इसका डोमेन तो आर आ गया। आर का मतलब रियल नंबर, आप कुछ भी पुट करो आंसर आएगा ही आएगा। जैसे आपने कहा सर 1 रख दीजिए, रख दो बेटा, -1 का मॉडुलस, अरे -1 आंसर आ गया। इसके बाद किसी बच्चे ने कहा सर 1.6 रख दो, 1.6 का मॉडुलस, -1.6 आ गया। अगर नेगेटिव भी रखेंगे इसके अंदर, जैसे किसी ने कहा जी नेगेटिव रख दो, मान ले यहां रख देता हूं -1.7 इसका मॉडुलस, अरे तो बेटा याद करो मॉडुलस क्या होता था, पॉजिटिव वैल्यू ही तो बाहर आती थी, तो ये आ जाएगा -1.7। भाई -1.7 का मॉडुलस 1.7 और बाहर तो माइनस है ही। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका डोमेन तो हो गया आर। अच्छा, आप रेंज को कुछ इस तरह से समझो। रेंज क्या होती है, दिमाग लगाना बेटा। रेंज होती है कि इस रियल वैल्यूज को इसमें पुट करूंगा, किसके अंदर पुट करूंगा? भाई जो भी डोमेन आया ना, उन सारी वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करूंगा फंक्शन में, और जो तुम्हारे आंसर आएंगे उनको क्या बोलूंगा? रेंज। तो जरा सोचो, नेगेटिव वैल्यू पुट करो, भाई आर के अंदर तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, मॉडुलस की वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी? प्लस ही आनी है, और ये बाहर वाला माइनस क्या करेगा? उसको नेगेटिव बना देगा। तो इसका मतलब बता सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? बताइए जरा। जब भी कभी रेंज लिखेंगे इंटरवल में, तो पहले सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी। बताओ जरा सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी तो -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और सबसे बड़ी क्या आएगी? वो 0 आएगी। अच्छा, -इन्फिनिटी ओपन में आएगा और 0 क्लोज में आएगा। अब आप कहोगे सर कहीं तो आप ओपन ब्रैकेट लगा देते हो और कहीं आप क्लोज ब्रैकेट लगा देते हो, इसका मतलब क्या है जरा समझो बेटा। यहां पे इसका मतलब यह है कि जैसे आपने यहां पे 1 रखा तो 1 का मॉडुलस 1, -1 आ गया। फिर किसी बच्चे ने कहा जी 10 रखूंगा मैं, मान लिया 1 की जगह मैंने मान लिया एक तरह से 1 हो गया, ये 0 है। 2 रखा तो 2 का मॉडुलस -2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर कितना है? 2 रखने से -2 आया। चलो आगे देखो, 10 रखा तो -10 आया। अच्छा, 100 रखा तो -100 आया। तो नेगेटिव में कहां तक जाएगा?
माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन माइनस इन्फिनिटी कभी भी आता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको ओपन लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी क्या, पॉजिटिव तो आ नहीं सकती कभी भी, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, मॉडुलस प्लस आएगा, बाहर वाला माइनस बना देगा, इसका मतलब पॉजिटिव तो कभी आएगी नहीं। तो लेकिन जीरो तो आ सकता है, और देखो जीरो इन सारी नेगेटिव वैल्यू से बोलो बड़ा है कि नहीं है। अच्छा, जीरो क्लोज क्यों लिया, क्योंकि जब x की जगह जीरो रखोगे, रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो जब जीरो रखूंगा तो जीरो का मॉडुलस होता है जीरो, तो इसका मतलब जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है आपका कि भाई इसका डोमेन बताइए, डोमेन और रेंज बताइए, किसका, 9 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडरूट का। अब याद करो, अंडरूट आते ही तो हमें ध्यान है डोमेन क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता अंडरूट में, जब वो नेगेटिव आ जाए। तो डिफाइंड कब होगा, जब वो पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए। तो मैं क्या कहूंगा, एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स विल बी defined if 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा समझने का प्रयास करना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, अरे ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव पे तो डिफाइंड है ही नहीं। अच्छा, इक्वल टू जीरो, आपको याद है बेटा, अगर इसको जीरो ले लूं तो जीरो का अंडरूट तो जीरो ही होता है, डिफाइंड होता है ना। चलो बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, फैक्टर बना लूं उसका, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब याद करो बेटा, दो प्रोडक्ट का, दो टर्म्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होता है, दो केस में होता है। केस फर्स्ट, भाई पहला भी ग्रेटर देन जीरो और दूसरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे बेटा ध्यान करो ना, दोनों पॉजिटिव हो। जैसे मान लिया एक नंबर आपके पास 2 है, एक 3 है, तो प्रोडक्ट 6 प्लस ही आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस ही तो आएगा। या कब आएगा प्लस, जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तभी प्लस आएगा। इसका मतलब पहला केस क्या लिया मैंने, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इक्वल इसलिए लिया क्योंकि यहां भी इक्वल है। चलो यहां से क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। बेटा x को यहीं रखा, 3 को उधर ले गया, तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, माइनस एक्स उधर जाके x हो गया। तो इसको कह सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x लेस देन इक्वल टू 3। भैया तो कह दो 3x से बड़ा है, और या कह दो x 3 से छोटा है। अब देखो ये अगर ध्यान से देखो आप, तो ये क्या आ गया, ये मान लिया -3 है और ये मान लिया +3 है। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर तो इधर हो गया, और कह रहा है 3 से लेस और इक्वल, तो 3 से लेस और इक्वल इधर हो गया। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए डोमेन, ये रेंज आ गई तुम्हारे पास, डोमेन आ गया इसका क्या, -3 से 3 क्लोज। क्लोज क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो सेट में भी मैंने बताया था यहां पे इक्वल है, इक्वल आने का मतलब -3 भी शामिल है, -3 से बड़े भी, और ये कह रहा है 3 भी शामिल है, 3 से छोटे भी, ये डोमेन आ गया। लेकिन केस सेकंड तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, जरा केस सेकंड भी देख लेते हैं। केस सेकंड क्या है जरा बताओ, 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू -3 और यहां से आ गया 3 लेस देन इक्वल टू x, दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका तो कोई कॉमन रीजन आया ही नहीं। कैसे नहीं आया बताओ जरा, देखो ध्यान से, 3 से बड़ा और बराबर, 3 से बड़ा और बराबर तो इधर हो गया, और ये कह रहा है -3 से लेस और बराबर, ये तो इधर हो गया। क्या कुछ कॉमन आया क्या, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आया। तो ये हमारा केस हम नहीं लेंगे। समझ में आया, पहले केस में क्या कह रहा था, -3 से ग्रेटर इधर और 3 से लेस इधर, तो दोनों का ये कॉमन रीजन आ गया। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमने निकाल लिया डोमेन, डोमेन तो आ गया हमारे पास। अब इसकी रेंज क्या होगी, चलो रेंज बताते हैं जरा, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी इक्वल टू, अब रेंज का मतलब समझो, ये जो डोमेन आया ना बेटा, ये जो डोमेन आया -3 से 3, इसके बीच की सारी वैल्यू पुट करूंगा। कहां पे पुट करूंगा, फंक्शन में। और जब फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे ये पता लगाना है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, फिर हम इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे। तो जरा चेक करते हैं, -3 रख के देखो एक बार, -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 - 9 क्या हुआ 0, तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। चलो -3 के ऊपर वैल्यू आ गई तुम्हारी 0,
-3 के बाद -2 रख ले, -2 रखेंगे तो देखो कितनी आई, -2 का स्क्वायर हुआ 4 और 9 - 4 हुआ √5। चलो उसके बाद -1 देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर हुआ 1, 9 - 1 हुआ 8, मतलब 2√2। फिर उसके बाद 0 देखेंगे तो भाई 0 भी आएगा, 0 पे कितना आएगा, 9 का √3 आ गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये आप ये भी कह सकते हो भाई 9 रूट कह सकते हो, अगर समझना हो तो ये 8 रूट हो गया, ठीक है ना भाई। 9 माइनस आपने 1 किया था तो √8 है, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अच्छा 0 के बाद जब 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 9 - 1 क्या हुआ √8, 2 लूंगा तो भी √8 और 3 लूंगा तो क्या आएगा 9 - 9 0। तो आप देख रहे हो इसके अंदर बताओ सबसे कम वैल्यू क्या आई, सबसे कम तो 0 आ रही है, बोलो आ रही है कि नहीं। और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई बताओ बेटा, अनरूट में देखो 8 8 8 ये 9 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू √9 है, √9 का मतलब 3, तो इसके रेंज आ गई 0 to 3। हमने स्टार्टिंग का लिख दिया और हमने लास्ट का लिख दिया, इसके बीच की वैल्यू आती रहेंगी। तो 0 मैंने क्लोज क्यों लिखा, क्योंकि 0 आ रहा है, कब आ रहा है, -3 रख रहा हूं तो 0 आ रहा है ना, इसलिए 0 क्लोज है। नहीं आता तो ओपन में लेते। और दूसरा 3 क्यों लिखा क्लोज में, क्योंकि जब x की जगह 0 रख रहे हैं तो आपके पास 0 रखते ही आंसर तुम्हारा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने लिखा 3 लिखा। तो बेटा ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें हमने डोमेन भी निकाला और रेंज भी निकाली, नोट कर लीजिए। यस बेटा देखिए ध्यान से, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये कह रहा है, ये आप भी आराम से कर सकते हैं बेटा। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू दिस, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 एंड f-3। तो देखो बेटा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे f(x) आपको दे रखा है कितना 2x - 5, क्या पूछना चाह रहा है f ऑफ 0, तो बेटा जहां भी x है उसकी जगह क्या रख दोगे 0, तो 2 × 0 - 5, तो f0 आ गया 0 - 5 मतलब -5 आंसर आ गया। कोई आपसे कहे कि f7 निकालो तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे। भैया f7 कैसे निकालोगे, जहां भी x वहां 7 रख दो, 2 × 7 - 5, 14 - 5 9 आंसर आ गया। इसी तरह से बोलो f-3 निकाल लेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल लेंगे। बताओ क्या होगा, f ऑफ -3 विल बी इक्वल टू 2 × -3 - 5 -11 आंसर आ गया। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से, द फंक्शन f the function t which maps temperature in degree Celsius, ठीक है, इनटू टेम्परेचर ऑन डिग्री फारेनहाइट, एक रिलेशन दे रखा है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट के बीच में। कह रहा है फाइंड T0। आप बताओ T0 निकाल लोगे आराम से, अरे जहां भी C है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा, तो T0 की C की जगह 0 रख देना, आंसर आ जाएगा। इसी तरह T28 C की जगह 28 रख देना, T-10 C की जगह -10 रख देंगे। और फोर्थ पार्ट में आपको समझा देता हूं, फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। तो देखो बेटा ये आपको रिलेशन गिवन थी क्या, TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32 और इसकी वैल्यू दे रखी है 212, 9C/5 प्लस 32। और अगर इस 32 को इधर लाऊं तो क्या बना 180, समझ गए होंगे। 32 माइनस करोगे 212 में तो 180 इज इक्वल टू 9C/5, तो दैट इंप्लाइज 9C इज इक्वल टू 180 × 5 और C हो गया 180 × 5/9। तो बेटा ये आ गया 100 डिग्री। क्या आंसर आ गया 100 डिग्री। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, नोट इट। यस बेटा अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये है तुम्हारा फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन नहीं पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। इसका मतलब हर क्वेश्चन में डोमेन तो गिवन है। देखो पहले पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है, f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x और कह रहा है x बिलोंग्स टू r। समझ गए, मतलब रियल नंबर लेना है, लेकिन रियल नंबर में भी कंडीशन लगा दी क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप अगर कहें ना तो इसका डोमेन पता है एक तरह से क्या हो गया,
डोमेन इसका हो गया 0 से इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो इसका मतलब 0 तो ले नहीं सकते शामिल, तो ओपन आया। और 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लेंगे नहीं तो ओपन में आएगा। अच्छा, अब इसके बीच की वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू जब पुट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, वही तुम्हारी रेंज होगी। अब देखो 2 - 3x, दिमाग लगाना, जैसे जैसे आप x की वैल्यू यहां पे बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने 1 रखा तो 2 - 3 आया -1। जब आप यहां पे x की जगह 2 रखोगे, भाई 0 से बड़ा 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2 × 3, 2 - 6, भाई -4 हो गया, मतलब नेगेटिव की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा, और देखिए आप, अगर आप 3 लेंगे तो 2 - 3 × 3, 2 - 9 -7, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ये नंबर लाइन है, पहले -1 आया था आंसर, फिर -4, फिर -7। जब आप 100 लोगे तो और ज्यादा नेगेटिव आएगा, 1000 लोगे तो और ज्यादा नेगेटिव आएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू तो अप्रोच करेगी -इन्फिनिटिव को। क्लियर हो गया होगा आपको, -इन्फिनिटिव की तरफ जा रही है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जरा दिमाग लगाओ, ये कंपोनेंट नेगेटिव है तो अब मैक्सिमम वैल्यू तो तभी तो आएगी जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम कम से कम चाहते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, ठीक है ना। जब हम x की जगह क्या रखें, 0 रखें। लेकिन क्या 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 0 तो ओपन में है ना, रख तो नहीं सकते, लेकिन रख के एक बार देखे तो सही आंसर क्या आता है। तो देखो क्या दे रखा था, fx दे रखा था 2 - 3x, तो जब हमने 0 रखा तो 2 - 3 × 0, आंसर आया 2। लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 ओपन में है, ओपन में तो पुट नहीं कर सकते, तो हम लगा देंगे 2 के साथ ओपन। अगर ये क्लोज होता तो 2 क्लोज में आ जाता। ये तुम्हारी रेंज आ गई। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है fx = x² + 2, ठीक है, और x क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब इसका डोमेन हमें एक तरह से क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है R समझते हैं, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, मतलब नंबर लाइन पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और आपको ये बताना है इसके रेंज क्या होगी। दिमाग लगाओ बेटा, रेंज क्या होगी। रेंज में सबसे पहले जो आउटपुट वैल्यू जाएंगे उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और देन मैक्सिमम क्या आ रही है। मिनिमम क्या आएगी, देखो स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है बेटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, क्योंकि -1 भी रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का 4, मतलब पॉजिटिव आनी है, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 0 व्हेन x = 0 इस केस में। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0 + 2, 2 तो फिक्स है, तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई 2 क्लोज है, क्योंकि इसका मतलब 2 तो आंसर आ रहा है ना। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करिए, जैसे x² + 2 है, जब आपने 1 रखा मान लिया तो 1 + 2 3 आ गई, 2 रखा तो 4 + 2 6 आ गया, 3 रखा 9 + 2 11 आ गया। मतलब ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, पहले 3 था, फिर 6 था, फिर 11 था, तो ये तो इन्फिनिटिव की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसलिए हम लगा देंगे इन्फिनिटिव। भाई आप 5 रखोगे तो 27, 10 रखोगे तो 102, 20 रखोगे तो कुछ और बढ़ जाएगी, तो इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा है इसलिए। लेकिन इन्फिनिटिव हमेशा किस में आएगा, ओपन में आएगा। चलो लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट है वो दे रखा है आपको fx = x, और इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो R दे रखा है, मतलब -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब इसकी रेंज क्या हुई, रेंज भी वही आएगी, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, मतलब R। कैसे, देखो अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया आपने, भाई इसका मतलब क्या होता है, जैसे रियल नंबर का 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा, अगर मैंने यहां माइनस वैल्यू रखना शुरू कर दी, यही तो वैल्यू पुट करूंगा R वाली, इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव है। -1 रखा तो -1 आंसर आया, -2 रखा -2, -3 रखा -3, -100 रखा -100, तो ये -इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रही है कि नहीं। और जब प्लस रखना स्टार्ट कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इधर अप्रोच करेगी, इसलिए हमने कहा -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। तो बेटा इसके साथ ही हमने डोमेन और रेंज की जो आज क्वेश्चंस करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से करना है।